आज हम देखने वाले हैं एक स्फेयर जो कि दूसरे बड़े स्फेयर के ऊपर रोल हो रहा है, उसकी मैकेनिक्स। क्लियर है? तो जब हम अपने स्मॉल स्फेयर को, जिसका मास हमने स्मॉल एम माना है, उस सरफेस पे रखेंगे बड़े स्फेयर पे, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ेगा इसके मास के कारण, जिसका एक टॉर्क लगेगा जो कि इस सरफेस के, बड़े वाले स्फेयर के सरफेस के फ्रिक्शन की वजह से लगेगा, जो कि होगा, जैसा कि हमें पता है, टॉर्क होगा आर क्रॉस एफ, क्योंकि इसमें आर और एफ परपेंडिकुलर है, तो हम डायरेक्टली इसको आर इंटू फोर्स लिख सकते हैं, और फोर्स होगा म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन। अब और इसी को हम लिख सकते हैं, टॉर्क को आई एल्फा। क्लियर है? और एल्फा को हम डी ओमेगा बाई डी टी रख के हम जो इसके ओमेगा है एंगुलर स्पीड, उसका हम टाइम से रिलेशन निकालेंगे। क्लियर है? अब जो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, उसमें एक फोर्स जो काम करेगा वो होगा इसका वेट का नॉर्मल कंपोनेंट, जो कि होगा एम जी कॉस थीटा। अब क्योंकि जो मान लीजिए किसी थीटा पोजीशन पे आके रुक के इसकी मान लीजिए वेलोसिटी हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो अब इस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के कारण इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो जो नेट फोर्स होगा, द नेट नॉर्मल रिएक्शन एन वुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? और जब हम इसको इसके इक्वल रख देंगे आर इंटू म्यू इंटू एन, और इन दोनों में से अगर हमने एन कॉमन निकाल लिया तो ये बच जाएगा जी कॉस थीटा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बराबर आई एल्फा, और एल्फा को हमने रख दिया है डी ओमेगा अपॉन डी टी। क्लियर है? तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन में हम एनर्जी कंजर्व कराएंगे, क्योंकि ये जो स्फेयर है वो हमारा टॉप से थोड़ा नीचे आया है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, तो जो जितना ही नीचे आया है इसका, और हाँ, इसमें जो रेडियस होगी, जिस रेडियस के अबाउट ये फोर्स होगा, वो होगा आर ना होके आर प्लस आर होगा, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट ये रोल कर रहा है वो उसके सेंटर ऑफ मास से आर प्लस कैपिटल आर दूर है, और मान लीजिए ये बड़े स्फेयर की रेडियस कैपिटल आर है, आर प्लस आर। क्लियर है? तो ये इसी को हम यहाँ पे करेक्ट ले लेते हैं। ये आर प्लस आर को हम मान लीजिए आर प्लस आर को हम कुछ आर डैश मान लेते हैं। क्लियर है? तो ये आर डैश हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन में जब हम इसमें एनर्जी कंजर्व कराएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी लूज होगी, ये वो होगी एम जी डेल्टा एच। डेल्टा एच वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि इसका टॉप से हुआ है, और टॉप से इसका डिस्प्लेसमेंट होगा आर प्लस आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अब ये क्यों होगा? क्योंकि ध्यान से देखिए, जब ये ऊपर से नीचे था, जब ये टॉप पर था बिल्कुल, तो अगर हम इसकी डिस्टेंस देखें, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोल कर रहा है, तो वो है आर प्लस आर, और जब ये यहाँ पे आ जाता है किसी इस पोजीशन पे, तो ये डिस्टेंस हो जाती है आर प्लस आर कॉस थीटा। तो जो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगी आर प्लस आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? तो हम इसको लिख सकते हैं एम जी डेल्टा एच को इक्वल टू आर प्लस आर, जो कि हमने आर डैश माना है, इंटू वन माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब ये जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी लूज हुई है, वही हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ये हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर रहे हैं। वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर ओमेगा, और आर ओमेगा के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। और अगर हम इसमें से जो कॉस थीटा है, जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर उसमें से हम कॉस थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारा ओमेगा से हमारी इक्वेशन बन जाएगी सिर्फ ओमेगा में, क्योंकि अभी इसमें दो वेरिएबल हैं, कॉस थीटा और ओमेगा। तो अगर हम इन दोनों में से कॉस थीटा को एलिमिनेट कर दें, पहले हम इस इक्वेशन में से अगर कॉस थीटा को निकालें, तो कॉस थीटा की वैल्यू आती है, हालांकि ये सॉल्विंग है तो इसमें मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ, टू आर डैश
माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एम स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आई अपॉन 2r डैश, और जिसमें r डैश आपको पता है ये। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा कॉस थीटा। और जब हम इसको अपनी पूरा ऊपर वाली इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कॉस थीटा की वैल्यू, तो हमारा जो नई इक्वेशन आती है वो होती है आर म्यू एम जी टाइम्स 2r डैश माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एम आर स्क्वायर प्लस आई माइनस 2m r डैश स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन होल अपॉन 2r डैश इज इक्वल टू आई डी ओमेगा अपॉन डी टी। हालांकि ये बस सॉल्विंग है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी कठिन बात नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ना करके टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? तो अगर हम इसमें ध्यान से देखा जाए तो इसमें ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आएगा यानी कि आर म्यू एम जी वो कांस्टेंट होगा। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं आर म्यू एम जी माइनस, मैं इसको डायरेक्टली रिड्यूस करके लिख रहा हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर म्यू एम जी इंटू एम आर स्क्वायर प्लस आई अपॉन 2r डैश प्लस आर म्यू एम स्क्वायर जी आर डैश। क्लियर है? बराबर आई एल्फ़ा, और एल्फ़ा हमने क्या लिखा है डी ओमेगा अपॉन डी टी। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें अपनी सॉल्विंग को इजी करने के लिए, तो देखिए आर म्यू एम जी ये पूरा कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट है आर म्यू एम जी एम आर स्क्वायर प्लस आई 2r डैश प्लस म्यू, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी कांस्टेंट, हर एक एलिमेंट कांस्टेंट है, यानी कि ये पूरा भी कांस्टेंट है। अगर हम इसको मान ले R1 कैपिटल R1 और उसको मान ले R2, तो ये हो जाता है आई डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू R1 माइनस R2 ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम डी टी को उधर ले जाएं दूसरे साइड, तो ये हमारी फाइनल इंटीग्रेट करने के लिए इक्वेशन बन जाती है डी ओमेगा अपॉन, अगर मैंने इन दोनों में से R2 कॉमन ले लिया तो यह आ जाएगा R2 इंटू R1 अपॉन R2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आई डी टी। क्लियर है? अब ये मैंने इसलिए नीचे R1 अपॉन R2 लिखा है क्योंकि हमें पता है जैसे कि ऐसा फॉर्म इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से। और जहाँ यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए की वैल्यू हो जाएगी √R1 अपॉन R2। तो अगर हम फाइनल रिजल्ट देखें तो ये आ जाता है फाइनली हमारा आ जाता है T अपॉन I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 √R1 R2 ln √R1 अपॉन R2, ये पूरा अंडर रूट में है, प्लस ओमेगा अपॉन √R1 अपॉन R2 माइनस ओमेगा। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं। और I की वैल्यू ये स्फेयर है इसलिए उसकी हो जाएगी 2mr स्क्वायर अपॉन 5, सॉलिड स्फेयर माना है, चाहे तो आप हॉलो स्फेयर भी ले सकते हैं तो उसकी mr स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी ओमेगा की वैल्यू आ गई टाइम के साथ। अगर आप इसको ओमेगा की वैल्यू थीटा के रिस्पेक्ट में देखना चाहें तो वो हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से देखें तो जो कैपिटल R इंटू थीटा है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ऊपर के सरफेस से, और वही इक्वेट हो जाएगी स्मॉल r इंटू थीटा डैश। और थीटा डैश वो एंगल है वो जितना पूरा रोल हो चुका है, यानी कि ध्यान से हम यहाँ से हम देखा जाए तो हमने उसके डिस्टेंस जितनी कवर की है उसको इक्वेट कर दिया। और यहाँ से अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें तो आ जाएगा r डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू r डी थीटा डैश अपॉन डी टी। अब ये डी थीटा डैश कुछ नहीं है अपॉन डी टी, बस ये ओमेगा ही लिखा है, क्योंकि ओमेगा होता है
चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा अपॉन कैपिटल आर और इसका इंटीग्रेशन अपॉन डी टी, यस ठीक है, हाँ इंटू डी टी। अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये निकल के आ चुका है ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम इसको सॉल्व करके थीटा के साथ ओमेगा का रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, और आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं उसका भी सॉल्यूशन बनाऊंगा।